कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको देख के लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो शायद हमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद पाते हैं कि ये तो बहुत ईजी था, है ना। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहता ये है कि अपने पास एक हिल है, ये देखिए ये हिल है जिसका हाइट है h और लेंथ है l। और हमने क्या किया है कि एक m मास के बॉडी को, ये मान लीजिए m मास है इस बॉडी का, इसको स्लोली धीरे धीरे बॉटम से टॉप तक लेके गए हैं। और ऐसा करने के लिए हमने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स हमेशा इसके ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंट के अलोंग रहता है। तो हमें इस फोर्स का जो वर्क है वो फाइंड आउट करना है। और क्या क्या गिवन है, ये ट्रेजेक्ट्री का ये जो पाथ है ये अपने बॉडी पर फ्रिक्शन अप्लाई करता है। उस फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो भी आपका वैल्यू के दे रखा है। ठीक, चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को वो फोर्स निकालना होगा, ये F, क्योंकि बिना फोर्स निकाले हम उसका वर्क डन तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो मान लो भाई एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया मैंने अपने ट्रेजेक्ट्री का, और चूंकि बहुत ही छोटा है, एलिमेंट्री टाइप का है, तो इसको मैं स्ट्रेट मान सकता हूँ। तो देखिए हमने ये स्ट्रेट है ना ds लेंथ का एक पार्ट ले लिया अपने ट्रेजेक्ट्री का। ऑब्वियसली चूंकि ये इंक्लाइंड है तो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो चलो यहाँ मान लेता हूँ मैं कि ये वाला एंगल अल्फा बन रहा है, राइट। अपना बॉडी कहाँ है, ऑब्वियसली अपना बॉडी इसी पे कहीं होगा, ऐसे बॉडी है। अगर मुझे ये F निकालना है तो इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। एक फोर्स तो ऑब्वियसली इधर mg लगेगा, एक फोर्स इधर नॉर्मल लगेगा, और चूंकि बॉडी हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एक पीछे की तरफ इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, है ना। इन तीनों फोर्सेज का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसके रिजल्टेंट के बराबर हमको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरा बॉडी स्लोली मूव कर रहा है इसका मतलब ये है कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज का वेक्टर सम 0 है ना। ये कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है कि हम इतना फोर्स लगा दें कि इस डायरेक्शन में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है उसको ये बैलेंस कर दें। चलो तो सबसे पहले हम लोग अपने बॉडी पे लगने वाले फोर्सेज का इधर कंपोनेंट निकालते हैं। देखिए हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो इस डायरेक्शन में आपका mg का कंपोनेंट mg साइन अल्फा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट mg कॉस अल्फा हो जाएगा। और इसी डायरेक्शन में चूंकि फ्रिक्शन है तो मैं ऐसे कहूँगा कि जो मेरा फोर्स है जिसको मुझे अप्लाई करना है वो फ्रिक्शन प्लस mg साइन अल्फा के बराबर होना चाहिए। अब भाई फ्रिक्शन निकालना थोड़ा ज़रूरी है, तो उसके लिए यहाँ देखो ये जो नॉर्मल है इस mg कॉस अल्फा को बैलेंस कर दे रहा है ना। ये तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इसको यूज किया होगा। तो जो आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो बेसिकली k इंटू एन के बराबर होता है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे वैल्यू k इंटू एन, और n की वैल्यू है mg कॉस अल्फा, और पहले से मेरे पास यहाँ पे था mg साइन अल्फा। तो बेटा हमारा ये फोर्स निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एलिमेंट्री पार्ट पर बॉडी को मूव कराने में मेरा ये फोर्स जितना वर्क किया पहले वो निकालते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा dw इक्वल्स टू एफ डी एस। देखो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में है ना ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अभी अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है। तो सिंपली हमने dw इक्वल टू एफ डी एस लिख दिया, कोई बात नहीं है।
अब मैं f की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा के एम जी कॉस अल्फा डी एस प्लस एम जी साइन अल्फा डी एस। भाई देखो डी एस हमारे काम का है नहीं, ये अल्फा अल्फा फालतू में आ गया, तो मुझे इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि चूंकि ds डिस्प्लेसमेंट है तो मैं ds को ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखना, ये वेक्टर ds हो गया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dx हो गया और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dy हो गया। हमने बेसिकली ds को dx और dy दो वेक्टर के सम के फॉर्म में लिख दिया है, ट्रायंगल लॉ के उसे रूल से। इस हिसाब से ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ऑब्वियसली डी एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब डी एक्स जो हो जाएगा डी एस कॉस अल्फा, और डी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी एस साइन अल्फा। देखिए डी एस कॉस अल्फा कितना हो गया, डी एस कॉस अल्फा इंटू डी एस कितना हो गया भाई, डी एस कॉस, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया dx। तो मैंने लिख दिया भाई के एम जी डी एक्स, और ये वाला हो गया dy, तो हमने लिख दिया एम जी डी वाई। अब यहाँ से कोई भी बच्चा कर सकता है, हमको चूँकि बॉडी को बॉटम से टॉप तक ले जाने में टोटल वर्क डन निकालना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दूँगा। देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये देखिए, ये आपका आया था के एम जी डी एक्स और ये आया था एम जी डी वाई। आप जानते हैं x और y जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं इनको अलग अलग कर दूंगा, सिंपली के एम जी डी एक्स कर दूंगा, यहाँ पे एम जी डी वाई कर दूंगा। अच्छा बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, तो लिमिट लेने के लिए x की जो वैल्यू है वो 0 से l तक मूव मतलब वेरी करता है, और y की वैल्यू 0 से h तक वेरी करता है। k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट दुनिया जानती है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया और ये बन गया हमारा l के बराबर। यहाँ भी हमने mg कॉमन ले लिया, ये बन गया हमारा h के बराबर। और अगर इसको सुंदर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो mg बेटा कॉमन ले लेना, ये तुम्हारा mg कॉमन हो गया, यहाँ बच गया h ना, यहाँ बच गया h, यहाँ बच गया KL, और इसी फॉर्मेट में आपके बुक में आंसर दिया हुआ है।